तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? दिस इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है या शाखा है, ठीक है, जो डील करती है किसके साथ? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, तो रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, वो घट रहा है या बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट या स्पीड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सिंपली बी डिफाइंड एज rate of change of concentration of reactant and product with respect to time। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी भी रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। ठीक है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, वही क्या आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसको डिफाइन करते हैं। रेट इक्वल टू होता है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है उसके दौरान जो टाइम लिया गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, रेट इक्वल टू क्या हो सकता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट अपॉन टाइम। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी और प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। ये इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे उसका, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस, ठीक है, डेल सी अपॉन डेल टी और प्लस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जब प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो हमने पॉजिटिव साइन लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ क्या होता है? टाइम के साथ क्या होती है? कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, टाइम के साथ क्या हो रही है? कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिखूं? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए लिखूं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल सी और डी अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा? डेल सी अपॉन डेल टी और डी माइनस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन और प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की क्या हो रही है? कंसंट्रेशन
इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है आपके पास, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, या उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। आगे समझ बात। अब ऐसे इसको ऐसे समझो, जैसे ये रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टाइम, फिर कंसंट्रेशन, फिर आ गया आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब टाइम क्या था, टी इक्वल टू क्या था, जीरो था, जब टाइम क्या था, जीरो था, तो कंसंट्रेशन रिएक्शन का, रिएक्टेंट का सी था, ठीक है। तो उस टाइम जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन सी था, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, प्रोडक्ट मतलब जीरो था, वहाँ पे कुछ बना ही नहीं था प्रोडक्ट, ठीक है। जब टाइम क्या हुआ, टी हुआ, ठीक है, तो तब क्या कंसंट्रेशन क्या हुआ, C1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज होके क्या हो गया, C2, ठीक है। अब मतलब ये है कि टाइम जब जीरो था तब कंसंट्रेशन क्या था, सी, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था, जीरो, जब रिएक्शन हुई ही नहीं, ठीक है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो हो गया। जब कंसंट्रेशन C1 था एट टाइम टी, ठीक है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि C2 हो गया। तो मतलब क्या आपके पास C1 डिक्रीज हुआ, और मतलब किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। मतलब ये है कि टाइम टी पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सी था, तो मतलब उस टाइम प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन जीरो रहा होगा, जब जीरो ही होगा, ठीक है। जब टाइम टी हो जाएगा, ठीक है, मतलब टाइम क्या हुआ, जीरो से अब टी हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, तो कंसंट्रेशन भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब कंसंट्रेशन अब सी था रिएक्टेंट का, वो इंक्रीज हो क्या हो गया, C2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो C1 है, ठीक है, वो क्या है आपके पास, सी से क्या है, छोटा है। तो मतलब क्या है, सी का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, जो पहले था एट टाइम टी, मतलब जब क्या था, जीरो, जब टाइम जीरो था तब क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जब टाइम टी हुआ तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि C1 कम हो गया, मतलब C इज़ ग्रेटर देन C1, क्योंकि यहाँ पे जब कंसंट्रेशन क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, कंसंट्रेशन क्या हुआ है, डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, फॉर रिएक्टेंट, ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज ऑब्लिक डिक्रीज भी बोल सकते हैं हम, चेंज या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज या कमी, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा आपके पास, C1 माइनस सी इक्वल टू टी, ठीक है। इसको हम ये ले सकते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या था, C1, ठीक है। अब देख यहाँ रिएक्टेंट की बात हो रही है ना, तो मतलब क्या है,
फाइनल कंसंट्रेशन, C1 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये इनिशियल, यहाँ पे रिएक्टेंट की बात हो रही ना, तो रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन C1 है, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन C है, ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, रिएक्टेंट की नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब हम बोले अगर हम प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहे फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, तो रेट इक्वल टू होता है, रेट इक्वल टू यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा चेंज ऑब्लिक प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज, ठीक है, होना, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था, C2 माइनस 0 अपॉन T, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे ये है ना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले क्या था, ये आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन क्या था, C2, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 था, ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि C2, ठीक है, C2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 0 अपॉन T, तो ये हो जाएगा किसके लिए, रेट प्रोडक्ट के लिए, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहीं पे देख लो यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट, रेट की यूनिट क्या होगी, मतलब मात्रक क्या होगा, तो चेंज कंसंट्रेशन का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का सेकंड, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, या तो हम इसको बोल सकते हैं मोलैरिटी, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, जहाँ पे m क्या है, m मोलैरिटी है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर। अब अगला टॉपिक है एवरेज रेट, तो एवरेज रेट क्या होता है, द रेट मेजर ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है, एक गिवन टाइम इंटरवल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रेट मेजर करना है, ठीक है, या एक गिवन जो आपका टाइम इंटरवल है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, रेट को मेजर करना है, ओवरऑल रेट को। अब इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करो, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with respect time, change in concentration of reactant with respect time, ठीक है, सपोज करो पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C1 था, अब चेंज होकर क्या हो गया C2, और जब C1 से C2 हुआ चेंज कंसंट्रेशन, उसमें टाइम क्या लगा, T1 से T2, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एवरेज, ठीक है, रेट एवरेज इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, ये हमने पीछे ही पढ़ा था, ठीक है। अब हम यहीं पे क्या करते हैं, फॉर रिएक्टेंट, ठीक है, आर रेट एवरेज क्या हो जाएगा आपके पास, रिएक्टेंट के लिए क्या होता है, मैंने क्या कहा था, माइनस का साइन लगता है, ठीक है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो डेल सी अपॉन डेल टी, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि C2
माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C2 क्या है आपके पास, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस C1 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन T1 क्या है, T2 क्या है, फाइनल टाइम, माइनस T1 क्या है, इनिशियल टाइम, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो C2 है, ठीक है, वो लेस देन है किससे, C1, ठीक है। मतलब क्या है, C1 की वैल्यू ज़्यादा है, कंसंट्रेशन C1 की वैल्यू ज़्यादा है C2 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का क्या होता है, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज। तो क्या, क्यों हो रहा है ये, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए, तो फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट आर एवरेज, प्रोडक्ट के लिए क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों आएगा पॉजिटिव साइन, ये बता रखा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन का रेट होगा, कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिएक्शन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मतलब डेल C अपॉन डी डेल T, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, वही होगा C2, ठीक है, माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, C2 इज ग्रेटर देन C1, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अब हम इसको एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ लिख दिया हमने टाइम और यहाँ लिख दिया हमने कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ हो गया कंसंट्रेशन और यहाँ हो गया टाइम, ठीक है। अब कंसंट्रेशन अगर क्या होगा, ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, तो मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा मतलब ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके लिए होगा, ये वाला ग्राफ प्रोडक्ट के लिए, क्यों होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर बाय चांस क्या टाइम के साथ क्या है आपके पास ऐसा ग्राफ हो, ठीक है, मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, सॉरी ये किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। तो रिएक्टेंट के लिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के लिए ऐसा ग्राफ होगा। तो अब हम ऐसे ही अगर सब एक ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, इधर टाइम, ठीक है, ये क्या आपके पास टाइम है T1 और T2, ठीक है, और इधर कंसंट्रेशन हो गया, मतलब रिएक्टेंट के लिए बना सकते हैं हम, तो रिएक्टेंट के लिए ऐसा बनेगा, ठीक है, तो T1 पे और ये T2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, C1 T1 पे और कंसंट्रेशन यहाँ पे C2, ठीक है, ये आपके पास कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना टाइम के साथ, ठीक है, पहले C1 ज़्यादा था यहाँ पे कंसंट्रेशन, ठीक है, अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर एवरेज इक्वल टू हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है।
अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम गिव्स बिलो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको, ठीक है, डिफरेंट टाइम में, ठीक है, जो कि आपको दे रखा है, ठीक है। रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है जो पहले फॉर फर्स्ट 30 सेकेंड, पहले 30 सेकेंड के लिए टाइम क्या है 0 पे, कंसंट्रेशन क्या है 160, 5 पे 180, 10 पे 40, 20 पे 10 और 30 पे 2.5, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आर एवरेज, ठीक है। और किसकी बात हो रही है आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी फाइनल, ठीक है, कंसंट्रेशन फाइनल यानी कि C30 माइनस C0, फाइनल पे कंसंट्रेशन, ठीक है, 30 सेकेंड में, और कंसंट्रेशन एट 0, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 30 माइनस टाइम क्या है टी, फाइनल टाइम 30 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कंसंट्रेशन C30, 30 पे कंसंट्रेशन कितना है 2.5, ठीक है, माइनस 0 पे कंसंट्रेशन कितना है आपके पास 160, अपॉन 30 माइनस 0 क्या होगा 30। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो क्या होता है द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज ऑफ टाइम के लिए जो स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, स्मॉल चेंज ऑफ टाइम के लिए जो स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होता है वही क्या है इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक है। अब इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला क्या आपके पास आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है लिमिट, ठीक है, टी टू 0, ठीक है, डेल सी अपॉन डेल टी, या तो ऐसे लिखिए, ठीक है फॉर्मूला, या तो दूसरा ऐसा लिखिए आर इंस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू होता है डी सी अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। और जो किसके इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे डी सी क्या है स्मॉल चेंज है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि क्या होता है स्मॉल चेंज ऑफ टाइम के लिए जो स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होता है, स्मॉल चेंज ऑफ टाइम के लिए जो स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो डी सी क्या है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, एंड डी टी क्या है आपके पास, इसको बोलते हैं स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। और डी टी क्या है आपके पास स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में। तो यहाँ पे हमने क्या बोला एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इंस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टी है टाइम पे टाइम, ठीक है। अब ये क्या है इसका मतलब ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है। किसके लिए ग्राफ है रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा आर इंस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन आता है ना बताया था डी सी अपॉन डी टी, जो कि किसके बराबर होगा स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जहाँ पे ये टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट डाल देते हैं, क्या टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट में जो टी टेन थीटा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है माइनस डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिखें
और रिएक्टेंट के लिए अलग अलग लिखे तो क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा माइनस डी सी अपॉन डी टी, ठीक है, और हमने रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा माइनस डी सी अपॉन डी टी, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए माइनस डी सी अपॉन डी टी, अगर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्लस डी सी अपॉन डी टी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।